हेलो गाइस, तो क्या सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मलेशिया से यूरोप कैसे जाए। तो काफ़ी भाइयों के सवाल थे, कमेंट आती है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं। तो बहुत सारे भाइयों के सवाल है कि मलेशिया से यूरोप में कैसे जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे गाइस। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताएगा, बिल्कुल सही रास्ता में आपको बताएगा कि आप यूरोप में कैसे जा सकते हैं मलेशिया से। जैसे अगर आप इंडिया से यूरोप कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं, इतना आसान नहीं होता। उसमें क्या होता है, एजेंट बहुत सारी फीस मांगते हैं और आपसे मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बहुत मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इतना आसान नहीं होता, उसमें आपको इंटरव्यू पास करने होते हैं। अगर आप इंटरव्यू पास कर देते हैं तो आप जा सकते हैं, और आपसे बहुत मोटी रकम ले लेते हैं एजेंट, और एजेंटों पे विश्वास भी नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताएगा, आप खुद जा सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मलेशिया में हैं या फिर आ रहे हैं, अगर आप मलेशिया में हैं, आपके पास वर्क परमिट है, या फिर दुबई में है, सऊदी में है, आप मतलब किसी भी कंट्री, गोल्फ कंट्री में है आप, और आपको यूरोप में जाना है, तो आपने क्या करना है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आपको वो फॉलो करना है। अगर आप मलेशिया में हैं, आपके पास वर्क परमिट है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप अंडर कंपनी आए हुए हैं, तो आपकी कंपनी आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि कंपनी आपको वेकेशन पे भी तब जाने देती है, एग्रीमेंट पूरा क्लियर करते हैं तब आपको वेकेशन पे जाने देती है। अदरवाइज आप अगर ऐसे कंपनी छोड़ के जाएंगे ना, तो आपका जो पासपोर्ट है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपका जो परमिट है वो भी ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो आप ऐसे कंपनी छोड़ के भाग नहीं सकते। हाँ, अगर आप मलेशिया में आके किसी कंपनी का आप वर्क परमिट लगवा लेते हैं और उस कंपनी में आप काम नहीं करते, जैसे आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप परमिट लगवा लेते हैं और आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास परमिट है आपका, जो हर साल आप रिन्यूअल करवाते हैं, और आप अभी यूरोप में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। जैसे नॉर्मली अगर आप मलेशिया में आप किसी एजेंट से बात करेंगे, आप किसी एजेंसी से बात करेंगे, वो आपसे 30,000, 35,000, 40,000 रिंगिट मांगेगी यूरोप में भेजने के लिए। और वहाँ पर क्या होता है, इतने पैसे किसके पास होते हैं, क्योंकि से जो मलेशिया जैसी कंट्री है, इतने पैसे कोई भी सेव नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो मलेशिया के अंदर फ्यूचर नहीं है। अगर आप मलेशिया में ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर आके काम करेंगे और आप अपना फ्यूचर सेट कर लेंगे, मलेशिया के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है। आप 10 साल 15 साल भी काम करेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी लाइफ सेट नहीं होती। आप छोटा मोटा जैसे आप घर बार बना सकते हैं, आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी लाइफ होती है, अच्छी लाइफ स्टाइल आप सोच रहे हो, वो लाइफ स्टाइल आपको नहीं मिलेगा मलेशिया के अंदर। हाँ, अगर आप मलेशिया से आप आगे जाने की सोच रहे हैं, यूरोप कंट्री में आप जा सकते हैं। देखो, आपने क्या करना है, अगर आपके पास वर्क परमिट है, सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना मलेशिया का, ना कि इंडिया का। हाँ, अगर आपके पास इंडिया का बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, जो कि बहुत बड़ी मोटी रकम है। इतनी पैसे कोई भी सेव नहीं करता। अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं या फिर दुबई में या फिर सऊदी में हैं, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए उस कंट्री का। जैसे नॉर्मली आप मलेशिया में रह रहे हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें कम से कम 5-6 हज़ार रिंगिट होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने अपने जो पासपोर्ट है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। जैसे नॉर्मली इंडिया का जो पासपोर्ट है उस पे आप 80 से 85 कंट्री में आप ऑन अराइवल वीजा, वीजा फ्री जा सकते हैं, जो कि आपको इंडियन पासपोर्ट पे जो एशियन कंट्री है, छोटी मोटी कंट्री है, उनमें आपको आसानी से वीजा मिल जाता है। तो अगर आप मलेशिया में हैं, मलेशिया की जो आपके पास जो भी परमिट है उसका स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, तो उसका आपको फायदा उठाना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप मलेशिया में, आपने वीजा अप्लाई करना है थाईलैंड का, जो मलेशिया के आसपास कंट्री है, उन कंट्री में आपने ट्रेवल करना है। आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन पासपोर्ट पे जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर, तो इन ये जो कंट्री मैंने बताई है, फिलीपीन, इन कंट्रियों का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा। इन कंट्रियों में कुछ में ऑन अराइवल वीजा है, कुछ में वीजा फ्री है। आपको डायरेक्ट जाना है, टिकट करवानी है और यहाँ से फ्लाइट बुक करनी है, या फिर आप यहाँ से बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनमें इन कंट्री में आपने ट्रैवल करना है। तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कम से कम आपने 8 से 10 कंट्री में
ट्रैवल करना है। जैसे नॉर्मली अगर आप किसी एजेंट को पैसे देंगे ना, तो वहाँ पर आपके पैसे जैसे 4 से 5 लाख रुपया नॉर्मली आपसे एजेंट मांग लेगा। मलेशिया में अगर आप रह रहे हैं ना, तो नॉर्मली अगर आपको छोटी यूरोप कंट्री में भेजेगा, वहाँ पर आपको भेजने के लिए मतलब 25 से 30 हज़ार रिंगिट आपसे मांगेगा। लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे, खुद भी जा सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। उससे क्या होगा, आप घूम फिर के भी आएंगे, दूसरी कंट्रियों के अंदर आप ट्रैवल करके आएंगे, आपका जो पासपोर्ट है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद क्या करना, जब आप 8 से 10 कंट्री में ट्रैवल करके आते हैं ना, तो आपके पासपोर्ट पे बहुत सारी मतलब अलग अलग कंट्री की चौक लग जाएगी। आपने क्या करना है, जो यूरोप की छोटी कंट्री है, माल्टा हुई, पुर्तगाल हुई, उन कंट्रियों के अंदर आपने वीजा अप्लाई करना है। वहाँ का वीजा होता है जो शेंगेन वीजा होता है। अगर आपके पासपोर्ट पे उसका एक बार स्टिकर लग गया ना, तो आप आसानी से इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, किसी भी कंट्री में आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके पास एक बार जो छोटी यूरोप कंट्री है जैसे माल्टा, पुर्तगाल का आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग गया ना, तो आपको कोई भी आगे जाने से नहीं रोक सकता। तो 30 से 35 कंट्रियों में आप आसानी से, जो यूरोप की कंट्री है उनमें आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके पास पुर्तगाल का या माल्टा का वीजा लग गया, उसके लिए आपने क्या करना, अपने अपने पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, जो कि आप मलेशिया में रह के आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं, आपने क्या करना है, 2 से 3 कंट्री में ट्रेवल करके आना है। अगर आपका बजट नहीं है, जैसे इतने पैसे किसी के पास नहीं होता कि एक ही साथ 8-10 कंट्री का ट्रैवल करके आए, तो आपने क्या करना है, 2-3 कंट्री में पहले जाना है, जैसे घूम फिर के आना है। और आप जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर आपके पास परमानेंट जॉब है, आप छुट्टी ले ले कंपनी से, हफ्ते की 10 दिन की छुट्टी ले ले, और उन 10 दिनों के अंदर आप अपना जो प्लान बनाए कि मैं 3 से 4 कंट्री के अंदर ट्रैवल करके आएगा 10 दिन के अंदर। जैसे अगर आप वापिस आते हैं घूम फिर के 3-4 कंट्री का ट्रैवल करके आएंगे, तो वापस आके आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर काम करें, और फिर से आप पैसे सेव करें अकाउंट में। और उसके बाद फिर से दोबारा से आप ऐसा ही प्लान करें, 3 से 4 कंट्री में घूम के आए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो 8-10 कंट्री का ट्रैवल हो जाएगा और आपकी जॉब भी नहीं छूटेगी। और आपने क्या करना, जब आप यूरोप का जब वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो उस वक्त आपने अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार रिंगिट आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि जब आप वहां पर जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो आपका जो बैंक स्टेट मांगेंगे उसमें आपके पैसे भी आपके पास है। जो शो मनी होती है, शो मनी भी आपको लेके जानी है, और रिटर्न टिकट भी लेके जानी है। उससे क्या होएगा कि वो अगर आपका जो पासपोर्ट चेक करेंगे ना इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपका पासपोर्ट पे ऑलरेडी 8 से 10 कंट्री की ट्रैवल बनी हुई है, ट्रैवल हिस्ट्री है। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर, उनको कभी भी आप पे डाउट नहीं जाएगा कि आप यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आए हैं। तो आपने क्या करना, आपने सबसे पहले ट्रैवल वीजे पे जाना, वहां पर ट्रैवल वीजे पे वहां पर जाए। वहां पर अगर आपकी कोई जान पहचान है, आपका कोई दोस्त है पहले से ही, तो आप उससे बात करें। तो अगर आपको वहां पर जॉब मिल जाती है, तो आप कंपनी से बात करें, कंपनी आपको वीजा देगी। अगर आपका कोई दोस्त यार काम करता है पुर्तगाल में या फिर माल्टा में, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। जो आपका रहने खाने का जो भी आप उनके साथ बात करके पहले से ही आप जाए। लेकिन जाने से पहले आपको क्या करना, जब आप पुर्तगाल जैसी कंट्री में जाए ना, तो अपने प्रॉपर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर आपने लेके जाने हैं। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, जैसे अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं तो मलेशिया का अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाने वाला है, अपना इंश्योरेंस करवाने वाला है। इंश्योरेंस ज़्यादा का नहीं होता, थोड़ा सा हो जाता है, 50 से 100 रिंगिट का इंश्योरेंस हो जाता है मलेशिया के अंदर। उसके बाद आपका जो परमिट है, जिस भी कंपनी का परमिट है, अपने कंपनी लेटर ले लेना है। जैसे अगर आप जिस भी एजेंसी या फिर जिस भी एजेंसी से आप अपना वीजा रिन्यू करवाते हैं ना, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा कंपनी का लेटर। और उसके अलावा जब आप जाते हैं, जैसे यूरोप कंट्री में आप वीजा अप्लाई करेंगे ना, तो आपने दोनों तरफ की टिकट करवानी है। जैसे अगर आप वन वे की टिकट करवाएंगे ना, हो सकता है आपका वीजा रिजेक्ट कर दे। अगर आपके पास दोनों साइड की टिकट होगी ना, आई एम श्योर आपको 100% वीजा मिलेगा, क्योंकि वो आपकी जो टिकट चेक करेंगे, आपके पास रिटर्न टिकट भी है, और वो तो है जो जाने वाली है, लेकिन आने वाली भी टिकट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास होटल बुकिंग है ना, मतलब आप जितने दिन वहां पर स्टे करेंगे, आपने होटल बुकिंग पहले से ही कर लेना है। उसके अलावा फिर अगर आपका कोई दोस्त वगैरह रहता है, आप उसके साथ रह सकते हैं, चाहे आपके पास होटल बुकिंग हो या नहीं हो। अगर आपका जो जॉब का सेटलमेंट वहां पर हो जाता है, या फिर नहीं भी होता, आप वापिस आ जाए। अगर आप एक बार वहां पर चले गए ना, तो आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी यूरोप का जो स्टिकर लग जाएगा ना, यूरोप की कंट्री का स्टिकर लग गया। उसके बाद आप आसानी से दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं यूरोप में।
जैसे इटली, फ्रांस, जर्मन, आप जहाँ जहाँ पर भी आपका जाने का ड्रीम है, आप उसी कंट्री में जा सकते हैं। आपके पासपोर्ट पर एक बार जो शेंगेन वीजा वो लग गया ना, उसका स्टिकर लग गया, तो आपको कोई भी जाने से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है, कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। अगर मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती, अगर आप वापिस आ जाते हैं, जैसे मलेशिया में अगर काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर आके आप दोबारा से काम करें, पैसे इकट्ठे करें, और आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप दोबारा से वीजा अप्लाई करके वहाँ पर जाए, और वहाँ पर जाके आप जॉब तो मिल जाती है। अपने जो भी इंडियन भाई काम करते हैं यूरोप कंट्रियों में, आप उनसे बात करें। जो वहाँ पर मैन पावर एजेंसी होती है, ट्रैवल एजेंसी होती है, जो वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, जैसे अपने इंडियन भाई वहाँ पर काम करते हैं रेस्टोरेंटों में या फिर सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जहाँ पर भी आपको कोई इंडियन भाई मिले, वहाँ पर जाके बात करें कि जो मैन पावर एजेंसी है, जो कंपनियां मतलब वीजा देती है, जो कंपनियां हायर करती है वर्कर, वो कैसे मिलेगा, वहाँ पर जाके आप बात करें, जो अपने इंडियन भाई काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको सब मालूमात हो जाएगा कि वीजा कैसे मिलेगा। तो वहाँ पर आप आसानी से वर्क वीजा ले सकते हैं, किसी न किसी एजेंसी का कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। यूरोप जैसी कंट्री में भी जाके आपको किसी एजेंट पे विश्वास नहीं करना है। हाँ, जो लीगल एजेंसी है, अपने अगर आपको कोई एजेंसी का कॉन्टैक्ट मिलता है ना, अपने उसके बारे में जानकारी निकालनी है कि ये कंपनी लीगल है या नहीं है। अपने अच्छे से गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पर मतलब कोई पहले से आया हुआ, उनसे बात करना है कि ये कैसी कंपनी है, उसके आसपास में कोई ऑफिस है, उनसे बात करना है कि एजेंसी कैसी है। जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं हो जाए, आपका दिल मानता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके किसी एजेंट पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आजकल स्कैम ज़्यादा, पैसे के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता। तो आपने अपने दिल की सुननी है, ना कि किसी और की। सही है ना? तो मैंने आपको जो रास्ता है वो बता दिया है। अगर आप मलेशिया में हैं, आपके पास वर्क परमिट है, या फिर आप दुबई में, सऊदी में, तो आप अपने पैसे सेव करें, बैंक अकाउंट वहाँ पर खुलवाएँ। आप आसानी से जा सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूरोप जाना है, तो आप मलेशिया से भी जा सकते हैं। मलेशिया में आपको बहुत सारे एजेंट बोलेंगे कि 25,000 30,000 रिंगिट में हम आपको भेज देगा। आपको किसी की नहीं सुननी, अपने अपने दिल की सुननी है। जो काम आप खुद कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आपने ये फॉलो करना है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।